Hello, dear learners. Good evening to everybody. Let's start the class. आ जाइए। हाँ, राम राम बच्चों, सभी को राम राम। हाँ, अब देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि हम लोग कल से भी स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बेसिक सिलेबस ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो बेसिक सिलेबस है, जिसपे हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते। देखिए, जो लैंग्वेज के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जो लैंग्वेज को हम बोलने में, पढ़ने में, सीखने में या सिखाने में यूज करते हैं, तो हम लैंग्वेज को डील करते हैं ऑन द लेवल ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के लेवल पे हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं, चाहे हम स्कूल्स में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, कंपटीशन की बुक्स में पढ़ें, हम कहीं पर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अ, नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। तो हमारा जो लैंग्वेज के साथ में इंटरेक्शन होता है, वो होता है उसका सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। सीपीओ के आंसर के आगे सर 49, राइट, 42, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा, 49 अटेम्प्ट किए और 42 आपके सही हो गए, बहुत अच्छा है। हाँ। तो देखिए, जो हम लैंग्वेज को सीखते हैं, सही या गलत, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके दो लेवल्स होते हैं, ठीक है। दो लेवल्स पे हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं कि वो सही है या गलत है। मतलब जो भी हमने लिखा है, या जो भी हमने पढ़ा है, या जो भी हम कह रहे हैं, या कोई और कह रहा है, ठीक है, वो सही है या गलत है। मतलब इसको हम लर्न करते हैं। इसके लेवल ऑफ लर्निंग होते हैं दो, ठीक है। एक, सेंटेंस, द लेवल ऑफ सेंटेंस, एंड द लेवल ऑफ मैसेज, ठीक है। देखिए, ये हमें सबको पता होता है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा गया होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मोहन हैज रीच्ड होम, ठीक है। मोहन हैज रीच्ड होम। हाँ, सभी बहुत अच्छे रहो बच्चों, सभी का प्रणाम स्वीकार हो गया, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो हम लैंग्वेज को जब डील करते हैं, तो एक्चुअली हम उसको सेंटेंस फॉर्म्स में डील करते हैं, कि सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स, पैराग्राफ से फिर चैप्टर्स बनते हैं। इस तरीके से हम लैंग्वेज को डील करते हैं, सही गलत में, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है कि केवल ऐसा नहीं है कि वो एक सेंटेंस है जिसको हमें मतलब लर्न करना है। जो सेंटेंस का मीनिंग होता है, जिस बात को कहने के लिए सेंटेंस का यूज होता है, हमें उसको भी समझना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसके पीछे हमेशा एक मैसेज होता है, जिस मैसेज को कन्वे करने के लिए उस सेंटेंस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। हम उस मैसेज को मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लर्निंग में कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर अगर हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी कोशिश जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगी। मतलब इससे उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हम रिजल्ट अच्छा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो जो हमारा इंटरेक्शन होता है, दैट हैपेंस एट टू लेवल्स, एट द लेवल ऑफ सेंटेंस एंड एट द लेवल ऑफ मैसेज। अब इसमें हमें समझना है सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस तो हमें पता है कि एज इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस हम कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो, एंड दैट मीनिंग शुड बी लॉजिकल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, ये जरूर ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस, की कोई भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस होगा। उसमें ये है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, दैट मस्ट हैव सम लॉजिकल मीनिंग, एंड दैट मीनिंग शुड बी कंप्लीट। उसका एक कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। अब कंप्लीट या लॉजिकल मीनिंग सेंटेंस में हम कैसे बता पाएंगे है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो मीनिंग होता है और सेंटेंस होता है, ये आपस में इंटरट्वाइंड होते हैं, ठीक है। कि जो सेंटेंस में वर्ड्स की पोजीशन होती है, उनका सीक्वेंस होता है, वो मीनिंग को अफेक्ट करता है, या फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो वर्ड्स की पोजीशन होती है, या सेंटेंस के जो पार्ट्स की पोजीशन होती है, वो अफेक्ट होती है। तो एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सेंटेंस है और जो सेंटेंस का मैसेज है, वो इंटरट्वाइंड होते हैं आपस में, ठीक है।
कि हमारे मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाने से फिर मीनिंग में भी चेंज हो जाता है। तो ये दोनों बातें हमें साथ में लेकर चलनी है। अगर हम बिना कॉन्टेक्स्ट को इन्वॉल्व किए लर्निंग की कोशिश करेंगे तो हमारी लर्निंग मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। देखो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन हैज रीच्ड होम, हमें ये पता करना है ये सही है गलत है, ठीक है। तो एक तो हम जो सेंटेंस को ग्रामर डिफाइन करती है कि भाई कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ग्रामर चेक कर लेते हैं। भाई मोहन हैज रीच्ड होम, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन उसको सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब लिख दी, परफेक्ट टेंस बनाना था हैज के साथ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो रीच वर्ब के साथ में उसे लिख दिया, मोहन हैज रीच्ड होम। सही है सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रक्चर है। मोहन हैज रीच्ड होम जो हमने लिखा है सेंटेंस, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली वैलिड स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है, तो सही है। अब हमें इसका मीनिंग चेक करना है कि मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सही है क्या। जैसे हमने लिखा, जो मैसेज है वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। मोहन एज रीच्ड होम में लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है कि भाई मोहन नाम का कोई पर्सन है जो अपने घर पहुंच गया, ठीक है। चलिए, अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ। मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ और मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, मोहन हैज मोहन हैज मनी, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा, मोहन इज मनी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इन्हें मुझे ए और बी लिखना चाहिए था, ठीक है। ये ए और बी दो सेंटेंसेस हो गए। अब अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो मोहन एक प्रॉपर नाउन है जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ये सही है। यहाँ पर हैज वर्ब है, यहाँ पर इज वर्ब है, ये भी सही है, क्योंकि जो हैव की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब भी होती हैं, ये भी सही है। अच्छा, हैव वर्ब के बाद यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा मनी, मनी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसे, चलो ये भी सही है। यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद हमने मनी को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया, नाउन्स कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, तो ये भी सही है। अब हमें समझना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। भाई सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें जो ग्रामर के अकॉर्डिंग होती है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। मोहन एज मनी भी सही है, मोहन इज मनी भी सही है ग्रामेटिकली, ठीक है। बट अब हमें ये देखना है कि जो हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस ऐसा नहीं कि केवल ग्रामर के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन सही होनी चाहिए, वर्ड्स के इन्फ्लेक्शन सही होने चाहिए, उनकी पोजीशन सही होनी चाहिए, उसके बाद में सब कुछ सही होने के बाद में उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और वो मीनिंग लॉजिकल होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा कि मोहन हैज मनी, दिस सेंटेंस मेक सेंस, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, और लॉजिकल भी है, इसका जो मीनिंग है वो लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, मोहन इज मनी, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल तो है, मतलब ऐसा नहीं कि अनग्रामेटिकल हो, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, but the problem is this, the message being conveyed by this message, the message being conveyed by this sentence doesn't make any sense। तो ये जो सेंटेंस का मैसेज है ना, ये कुछ लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है। मोहन हैज मनी, दैट मेक्स सेंस कि भाई मनी एक मतलब मनी का मतलब एनी काइंड ऑफ करेंसी या कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो पोजेसन हो सकती है मोहन के लिए, तो चलिए सही है। लेकिन अगर हम लिख देंगे मोहन इज मनी, तो इज लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं वो और सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि मोहन और मनी सेम है, जबकि मोहन और मनी सेम हो नहीं सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो इसका मीनिंग गलत हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे, ये भी धीरे धीरे मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अगर इसीलिए हम बेसिक क्लास पहले चला रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम लिंकिंग वर्ब्स के बाद में, अब तुम कहोगे लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं। जैसे ये इज है ना, लिंकिंग वर्ब है, तो इसका अगर हम कोई वर्ड लिखेंगे ना तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी लिंकिंग वर्ब्स अगर तुम्हें ज्यादा नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है, अभी बस इतना ध्यान रखना बच्चे कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, जब हम इन्हें एज अ वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। हालांकि इनके अलावा भी और लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी ये ध्यान देना कि अगर हम कभी इज, एम, आर, वॉज, वर को सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज करें तो ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है।
और लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम जैसे लिख देंगे मोहन इज मनी, तो इसका मतलब मनी और मोहन सेम है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है ना, तो इसका मतलब ये जो मोहन है उसी को कंप्लीट करने के लिए हमने ये वर्ड मनी यूज किया, तो इसका मतलब मोहन और मनी एक ही है। लेकिन हमें पता है मोहन और मनी एक नहीं हो सकते। तो ये जो सेंटेंस है ना ये लॉजिकल है, क्योंकि मोहन तो जरूर कोई न कोई पर्सन होगा। तो अगर मोहन पर्सन होगा, मनी तो पर्सन है नहीं, तो ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वही लॉजिकल है। अब देखो, जब हम कहते हैं ग्रामर, ठीक है, तो ग्रामर का मतलब है सेंटेंस, लॉजिक का मतलब है मैसेज। तो अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल है, ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल है। तो इसका मतलब ये जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं ये करेक्ट हैं ग्रामेटिकली। लेकिन अगर हम इनके मीनिंग की बात करें, मीनिंग का मतलब है मैसेज, कि इन सेंटेंसेस के थ्रू जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, अगर हम उस मैसेज की बात करें तो ये जो मैसेज है ये तो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये मैसेज करेक्ट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, ठीक है, तो हमें उसको ये पता करना होता है भाई ये सही है गलत है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब तो यही होता है ना, कि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब ये है कि आप कैसे किसी बात को सही तरीके से कह सकते हो। ठीक है, और जब कह सकते हो तो सुन भी सकते हो। ठीक है, आप कैसे किसी बात को, किसी मैसेज को सही तरीके से ग्रामेटिकली अपना लिख सकते हो, जब लिख सकते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ग्रामर का बेसिक फंडामेंटल ये है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको केवल सेंटेंस के लेवल पे डील ना करें, उसको उसके मैसेज के लेवल पे भी देखें। क्योंकि जब हम आगे फर्दर पढ़ते रहेंगे तो आप देखोगे काफी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि उनको आपको ना मैसेज से भी रिलेट करना पड़ेगा। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली सही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलॉजिकल होते हैं, उनका मीनिंग जो होता है या उनका जो मैसेज होता है वो कोई वैलिड मैसेज या कोई लॉजिकल मैसेज नहीं होता, तो ऐसे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस ए है ये सही है, करेक्ट सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंस बी है ये इनकरेक्ट है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इतनी देर में हमने, वीडियो रुक रहा है बच्चे, देखिए वीडियो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो देखते हो, ठीक है, वो सेम मुझे भी इंटरफेस मिल रहा होता है, मेरे सामने ये स्क्रीन है, इस पे मुझे दिख रहा होता है कि अगर वीडियो मतलब रुकेगा या उसमें कोई बफरिंग वगैरह होगी तो मुझे भी पता चल जाएगा तुरंत ही, आपसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने जो वीडियो है ये सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, और आपके डिवाइस पे नहीं चल रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो आपकी डिवाइस में मेमोरी नहीं है, रैम या रोम जो भी है वो नहीं है एनफ, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, नेट स्पीड अच्छी नहीं है या नेट स्टेबल नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा है नेट स्पीड में, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आप अपना देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात जो मैंने छोटी से समझाई है आपको ध्यान रहेगी कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज में सही गलत सीखते हैं, तो हमें सही गलत को केवल सेंटेंस के लेवल तक नहीं सीखना है, हमें उसके मैसेज को भी इंक्लूड करना है लर्निंग में। हम बिना मैसेज को, बिना मीनिंग को लर्निंग में इन्वॉल्व किए सही लैंग्वेज नहीं सीख सकते, हमारी ग्रामर परफेक्ट नहीं हो सकती अगर हम मैसेज को, मीनिंग को साइडलाइन कर देंगे तो। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो होता क्या है कि कोई जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है, वो तो हम ग्रामर पढ़ेंगे उसमें सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा, किसी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सही है या गलत है, ठीक है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट, दोनों चीजें सही होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस के करेक्ट होने के लिए। सेंटेंस का जो मीनिंग है और उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी करेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं रहेगा, मतलब दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। जो आपका सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ठीक है, जो हम सीखेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। और साथ ही साथ में जो आपके सेंटेंस का मीनिंग है वो मीनिंग लॉजिकल होना चाहिए। दोनों ही जब कंपोनेंट्स सही होंगे, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब दोनों ही सही होंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस केवल ग्रामेटिकली सही है लेकिन एक लॉजिकल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब रही बात कि हमें पता कैसे चलता है कि सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं। ये हमें कैसे पता चलता है कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वो लॉजिकल है या नहीं। भाई ये भी तो हमें सीखना है ना, कि सेंटेंस का मीनिंग लॉजिकल है या नहीं है, हम कैसे जान पाएंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल है या नहीं है, ये हम कैसे जान पाएंगे।
तो इसी के लिए बैच हमने स्टार्ट किया है, और इसी यही सब सीखने के लिए तुम लोगों ने हाँ ज्वाइन की ही क्लासेस, और ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। स्मूथली चल रही है ना क्लास? हाँ। वीडियो नॉट लोडेड। हाँ बच्चों, आप लोग ना एक बार अपना मतलब नेट स्पीड वगैरह देखो, थोड़ा सा कोशिश करो कि जो आपके आसपास में जो नेटवर्क प्रोवाइडर की स्पीड अच्छी है नेट की, वो सिम यूज करो, ठीक है। अगर मतलब आप सिम के थ्रू नेट यूज करते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट यू यूज मतलब वाईफाई। वाईफाई आपके घर पर है, आपके आसपास में कोई लाइब्रेरी है, तो अपना 1 घंटे का टाइम निकाल लिया करो और ऐसी जगह पे क्लास लिया करो जहाँ पे लाइब्रेरी मतलब वाईफाई हो, ठीक है। एवरीथिंग इज स्मूथ। हाँ, काफी बच्चे बता रहे हैं कि सब कुछ सही है, होना भी सही चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल है या नहीं है, ये हमें ग्रामर सीखने से पता चलेगा, ठीक है। जब हम ग्रामर सीख जाएंगे तभी जान पाएंगे ये बातें। किसी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो लॉजिकल है या नहीं है, वो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हम कैसे जान पाएंगे? भाई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो चलो ग्रामर पढ़ लेंगे, उससे सीख जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट हम कैसे समझ पाएंगे? तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं पड़ता है, बस वी हैव टू अप्लाई द जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी देश दुनिया को लेकर जनरल नॉलेज होती है ना, उस जनरल नॉलेज को बस अप्लाई करना होता है, मतलब अपने कॉमन सेंस का यूज करना होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वी लर्न लैंग्वेज एट 2 लेवल्स, एट द लेवल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। एंड एट द लेवल ऑफ द मैसेज। मैसेज का मतलब द मीनिंग बीइंग कन्वेड बाय द मैसेज, कि उस सेंटेंस के थ्रू जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वो, ठीक है। अब ये बात मैं समझाने के लिए ना एक दो एग्जांपल्स और लिख देता हूं, जिससे कि आपको ये बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे दे एट अ मैंगो, या मैं लिख देता हूं अ मैंगोज, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा दे, ठीक है, दे या छोड़ो, मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, 1 मिनट, ऐसे लिख रहा हूं, दे वॉक अप दे वॉक अप व्हेन, नहीं नहीं ये भी नहीं बनेगा। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड, ठीक है। ही स्पोक हिज फ्रेंड्स। ये दो सेंटेंस देखो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही स्पोक अ फ्यू वर्ड एंड ही स्पोक हिज फ्रेंड्स, ये दोनों सेंटेंसेस एक बार मुझे बताइए सही है या गलत है, और अगर दोनों गलत हो तो हम इन्हें कैसे सही कर सकते हैं? he spoke a few words and he spoke his friends. Are both these sentences correct? क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं? और अगर नहीं है तो हम इनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोग बताइए। हम्म, अब देखिए, ये जो आपके सेंटेंसेस हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो सेंटेंस है ये अनग्रामेटिकल है, अनग्रामेटिकल है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये इलॉजिकल है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस तभी सही होता है जब वो ग्रामेटिकल भी हो और लॉजिकल भी हो, मतलब वो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और लॉजिकली भी सही होना चाहिए, मतलब उसका जो मीनिंग है वो एक लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए और जो उसका स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी कोई सेंटेंस सही होता है।
अब जैसे हमने लिखा ही स्पोक अ फ्यू वर्ड, इसमें क्या अनग्रामेटिकल हो गया? क्या हमने ग्रामर के स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया? क्या हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत यूज कर लिया? तो मैं देखिए आपको बताता हूँ, तुम लोग खुद भी जान गए होगे। ये जो अ फ्यू हमने लिखा ना डिटर्मिनर, ये न्यूमरल डिटर्मिनर होता है, और इसका यूज हम करते हैं प्लूरल नाउंस के साथ में। प्लूरल नाउंस का डिटर्मिनर होता है। तो जो वर्ड हमने लिखा ना सिंगुलर नंबर में, ये हमने गलत लिख दिया, इसको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा वर्ड्स। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर तुम लोगों को याद रह गया हो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ग्रामर जैसे हमें ये सिखाती है कि किसी लैंग्वेज को कैसे करेक्टली यूज करना है। तो हमने वहां पे पढ़ा था करेक्टली यूज करने का मतलब क्या है भाई। ग्रामर जैसे लैंग्वेज कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि जिसको आप सही कर लोगे, दाएं घुमा दोगे, बाएं घुमा दोगे, उलट दोगे, पलट दोगे, तो उसको आप कैसे सही यूज करोगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि लैंग्वेज को सही यूज करने का मतलब होता है कि जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए, वर्ड्स की पार्ट ऑफ द सेंटेंस की पोजीशन सही होनी चाहिए, और जो वर्ड्स हैं उनकी फॉर्म्स सही होनी चाहिए, इन्फ्लेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि हमने वर्ड फॉर्म गलत यूज कर रखी थी। ये जो वर्ड है ना, इसकी हमें प्लूरल फॉर्म यूज करनी चाहिए थी, हमने अब फ्यू के साथ में सिंगुलर लिख रखी थी, तो ये गलत था, तो ये अनग्रामेटिकल था। हमने सही फॉर्म लिख के लो सही कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही स्पोक हिज फ्रेंड्स। अच्छा, जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो हमेशा ध्यान रखेंगे, स्पीक वर्ब का मतलब होता है टू अटर। स्पीक का मतलब होता है टू अटर समथिंग, मतलब अपने कुछ बोलना, टू अटर समथिंग। तो स्पीक वर्ब का ना ऑब्जेक्ट वही वर्ड्स हो सकते हैं जिनको प्रोनाउंस किया जाता है, जिनको अटर किया जाता है, मतलब जिनको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया हिज फ्रेंड्स। अब ये वर्ड्स तो चलो स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन फ्रेंड पर्सन है, पर्सन तो स्पोक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पीक हम हमेशा करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं वही चीजें ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड पर्सन है तो ये तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते स्पोक का, तो ये हमने गलत लिख रखा है। ये सेंटेंस जो है ना, इसका जो मीनिंग है ये इलॉजिकल है। अब इसको सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा बनाओ जो कि लॉजिकल हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे टू लिख के सही कर सकते हो, विद लिख के सही कर सकते हो, बिफोर लिख के सही कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर लिख के सही कर सकते हो, फॉर लिख के सही कर सकते हो, मतलब बहुत से ऑप्शंस हैं। कॉन्टेक्स्ट है ना, आपको सही करना पड़ेगा, ये गलत है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही स्पोक टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है, कि उसने जाके अपने दोस्तों से बात की। ही स्पोक विद हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कुछ, ठीक है। ही स्पोक बिफोर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पहले बोला। ही स्पोक आफ्टर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बाद में बोला, मतलब पहले दोस्त बोले उसके फिर बाद में वो बोला। ही स्पोक फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के फेवर में बोला, फॉर का मतलब होता है फेवर में, ठीक है। तो ही स्पोक फॉर हिज फ्रेंड्स। तो मतलब अगर हम इस तरीके को यहाँ पे प्रेपोजिशन इंक्लूड कर लेना, तो ये एक वैलिड कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो फिर वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, वो लॉजिकल होगा कि हाँ भाई चलो अपने दोस्तों के साथ उसने बातचीत की, या दोस्तों से पहले बाद में बातचीत की, या दोस्तों के लिए उसने बोला, ठीक है, तो ये लॉजिकल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम सही गलत डिस्कस करते हैं, तो वहां पे दो कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान रखना होता है। एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दूसरा द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग शुड बी लॉजिकल, स्ट्रक्चर शुड बी ग्रामेटिकल, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, चलिए। अच्छा, फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल है या नहीं है, ये जो हम ग्रामर पढ़ेंगे तो आप सीख जाओगे, ग्रामर में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग लॉजिकल है या नहीं है, ये सिखाया नहीं जाता, ये नहीं सिखाया जाता, ठीक है। इसमें बस इतना करना होता है कि जो अपनी कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस का मतलब जो देश दुनिया की हमारी जानकारी है, बस उसको अप्लाई करते रहना है, और ये सोचने की कोशिश करनी है क्या जो हमने सेंटेंस लिख दिया इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग लॉजिकल है या नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, करेक्ट बेटा। हाँ, फ्यू वर्ड्स लिखोगे तो भी सही है, आप फ्यू लिखोगे तो भी सही है, मतलब आप फ्यू लिखो या आप फ्यू लिखो ना, दोनों के साथ में ही आपको वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू ये न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं, इनके साथ जो नाउन लिखा जाता है वो काउंटेबल और प्लूरल होता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के अपने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट यूनिट होता है ग्रामर की, ठीक है। वो एक होता है कंप्लीट यूनिट, जो हम बोल रहे होते हैं वो पूरी इकाई होता है, मीनिंग पूरा कंप्लीट जो होता है वो सेंटेंस कन्वे करता है। लेकिन सेंटेंस जो होता है ना, वो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं।
उन पार्ट से वो बना होता है। वो सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं वो तो हम अभी देख लेंगे, जैसे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, क्लॉज है, फ्रेज है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये जो क्लॉज है, फ्रेज है, इनसे भी पहले क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। अब सबसे पहले आप एक बार वर्ड्स को मैं काफी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे एक बात ये समझ लेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे, मेनली हम इनको थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जब आप बुक्स वगैरह में पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता है कि वर्ड्स की कैटेगरीज जो होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, वर्ब, एडवर्ब, वो मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ही लैंग्वेज को सीखने का प्रचलित तरीका है। ग्रामर को सीखने का जो कॉमन और जो पॉपुलर वे है वो वही है। ठीक है, कि नाउन प्रोनाउन के थ्रू। लेकिन मैं एक चीज और आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी आप समझो, अगर पहले से नहीं जानते उन बातों को, कि जो भी हमारी लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, जैसे इंग्लिश भाषा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो जब हम उनको ग्रामर से रिलेट करके समझेंगे तो हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ा, उनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक लर्निंग हो नहीं पाएगी। ठीक है। तो वर्ड्स को अगर हम बेसिकली देखें तो हम थ्री टाइप में उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए। जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम ब्रॉड कैटेगराइज, मतलब अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेफरेंस वर्ड्स। ठीक है। रेफरेंस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि रेफर वर्ड का मतलब होता है, आप जान ही जाते हैं। रेफरेंस वर्ड्स वो होते हैं जो किसी के रेफरेंस में यूज होते हैं, मतलब वो किसी को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। रेफरेंस वर्ड्स इंग्लिश में ना ये होते हैं, एक नाउन होता है आपका, एक प्रोनाउन होता है, वर्ब्स होती हैं। ठीक है। देखिए, नाउन प्रोनाउन को वैसे आप एक ही मान सकते हो चाहो तो यहाँ पर। ठीक है। रेफरेंस वर्ड्स में केवल मैं नाउन लिख देता तब भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी मैंने प्रोनाउन आपके ईज रहे इसलिए लिख दिया। ठीक है। वैसे हम कहेंगे तो रेफरेंस वर्ड्स दो ही होते हैं, नाउन और वर्ब। ठीक है। क्योंकि जो प्रोनाउन है वो खुद नाउन की जगह यूज होता है, तो जो नाउन का कैटेगरी है वही कैटेगरी प्रोनाउन का भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने प्रोनाउन भी लिख दिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे होता है क्या कि जो हमारे वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, इनको हम ब्रॉडली तीन टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं। एक हो गया रेफरेंस वर्ड्स। रेफरेंस वर्ड्स वो होते हैं जो किसी को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें से ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करें, वो होते हैं नाउन्स। ठीक है। तो नाउन्स जो होते हैं, दीज आर रेफरेंस वर्ड्स टू समवन और समथिंग। ठीक है। किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है। भाई मान लीजिए मुझे कुछ कहना है और इस ऑब्जेक्ट के बारे में कहना है, तो इसको रेफर करना है, तो मैं इसके लिए कोई वर्ड यूज करूंगा जो इसको रेफर करेगा। तो मैंने मान लो इसके लिए वर्ड यूज किया माउस, तो माउस नाउन हो गया। ठीक है। या जैसे ये बोर्ड हो गया। ठीक है। मैं इस ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई ये जो चीज है ये बड़ी महंगी है, या मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ ये जो चीज है मैंने 4 साल पहले खरीदी थी। ठीक है। तो इस थिंग को रेफर करने के लिए मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कहा स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड जो है वो इस थिंग को रेफर कर रहा है, तो स्मार्ट बोर्ड जो है वो इस थिंग का रेफरेंस वर्ड हो गया, तो वो नाउन हो गया। ठीक है। या जैसे ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मेरे हाथ में, ठीक है, एक एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मुझे मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, या मतलब पुराना है, नया है, कुछ भी मैं मान लीजिए मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कोई वर्ड यूज करूंगा, कोई ऐसा वर्ड यूज करूंगा जिस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसके लिए यूज किया रिमोट, क्योंकि इसको रिमोट ही कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने इसको कहा रिमोट, तो रिमोट रेफरेंस वर्ड है, रेफरेंस वर्ड है जो इस थिंग को रेफर कर रहा है। तो अगर वो इस थिंग को रेफर कर रहा है तो वो नाउन हो गया। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एनी वर्ड विच वी यूज टू रेफर टू समथिंग और सम पर्सन इज अ नाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो हम किसी थिंग या किसी पर्सन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो नाउन होता है। ठीक है। उसके बाद में वर्ब्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये किसका रेफरेंस होती हैं? वर्ब्स जो होती हैं रेफरेंस ऑफ एक्शन होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउन्स आर रेफरेंस टू पर्सन्स और थिंग्स, एंड वर्ब्स आर रेफरेंस टू एक्शन। मान लीजिए मैंने देखा कि कोई पर्सन है मूवी देख रहा है, तो मैं वो जो एक्टिविटी है, जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है देखने की, मैं उस एक्टिविटी को रेफर करने के लिए कोई वर्ड यूज करना चाहता हूँ,
तो मैं वॉच यूज कर लूंगा। तो वॉच इज अ रेफरेंस वर्ड विच इज रेफरिंग टू सम एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन मैंने अभी लिख दिया, ध्यान रखना बेसिकली बात नाउन की हो रही है। तो ये जो होते हैं रेफरेंस वर्ड्स होते हैं, रेफरेंस वर्ड्स टू थिंग्स और पीपल। जब हमें थिंग्स या पीपल को रेफर करना होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं नाउन। ठीक है, अच्छा वर्ब्स जो होते हैं ये होते हैं रेफरेंस टू एक्टिविटी। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्टिविटी को, स्टेट को भी कुछ वर्ब्स रेफर करते हैं लेकिन वो मैं आगे ही समझाऊंगा। तो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्शन को रेफर करने वाले रेफरेंस वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। ठीक है, किसी भी थिंग या किसी भी पर्सन को रेफर करने वाले जो रेफरेंस वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक है, तो एक तो कैटेगरी हो गई रेफरेंस वर्ड्स, ठीक है, जिसमें नाउन और वर्ब्स आ गए आपके। ठीक है, और नाउन जहां पे आएगा वहां पे प्रोनाउन भी आ जाएगा, ध्यान रखना है। दूसरे आगे फिर मॉडिफाइंग वर्ड्स। अभी जो रेफरेंस वर्ड्स होते हैं ना, रेफरेंस वर्ड्स हैं जैसे नाउन और वर्ब। ठीक है, समझ गए ना बात को? पहले चलो बताओ, हैव यू गॉट व्हाट आई जस्ट सेड? जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ में आया? बताओ पहले। ये जो रेफरेंस वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके थ्रू जो समझाना चाहे वो समझ में आ गया? यस और नो में रिप्लाई करो, रिप्लाई इन यस और नो। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो आप ये समझ गए कि वर्ड्स को हम बेसिकली तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। एक हो गया रेफरेंस वर्ड्स, थिंग्स और पर्सन को रेफर करने वाले रेफरेंस वर्ड्स नाउन और वर्ब, नाउन्स होते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज को रेफर करने वाले वर्ड्स वर्ब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ गए मॉडिफाइंग वर्ड्स। एक बार फिर से देखो, अब बहुत पीटूंगा, एक बार फिर से ध्यान से सुना करो। देखो बच्चे, हमारी भाषा जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, इसमें बहुत वर्ड्स हैं, बहुत वर्ड्स हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, करोड़ों वर्ड हैं। तो जब हम उनको सीखेंगे ग्रामर में तो हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी सीख पाएंगे। अगर हम उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा और हम ग्रामर वगैरह कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो जब हम वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं तो जैसा कि आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होता है कि वर्ड्स की 8 कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 कैटेगरीज होती है मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रखना चाहता हूं वर्ड्स को लेके, जिससे कि आपकी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत क्लियर होगी और डाउट्स कम होंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको ये कैटेगराइजेशन बताना चाहता हूँ, रेफरेंस वर्ड्स, मॉडिफाइंग वर्ड्स एंड अदर वर्ड्स। रेफरेंस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी को रेफर करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक वो रेफरेंस वर्ड जो किसी थिंग या किसी पर्सन को रेफर करते हैं, वो होते हैं नाउन्स। ठीक है, और एक वो रेफरेंस वर्ड जो किसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं, वो होते हैं वर्ब्स। तो वर्ब्स और नाउन्स जो होते हैं ना, ये रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। नाउन्स जो होते हैं वो थिंग्स और पीपल को रेफर करते हैं, और वर्ब्स जो होती हैं वो एक्टिविटीज को, एक्शंस को रेफर करती हैं। ठीक है, दूसरा आगे मॉडिफाइंग वर्ड्स। अब देखो ये मॉडिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये मॉडिफाइंग वर्ड्स जो होते हैं ना, एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव। इनका काम होता है डिस्क्राइब करना, और ये किसे डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं रेफरेंस वर्ड्स को। जो रेफरेंस वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, थिंग या एक्शन को रेफर कर रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जो होते हैं, उनको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाइंग वर्ड्स में देखो, एक तो आगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन्स को। प्रोनाउंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स किसे करते हैं? वर्ब्स को। डिटर्मिनर्स किसे करते हैं? नाउन्स को। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, इनमें से एडजेक्टिव्स वो मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स जो होते हैं वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, और एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब कर देते हैं, इन्हें भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनर्स जो होते हैं नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। तो एक तो हो गया रेफरेंस वर्ड्स, और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए जो उन्हीं रेफरेंस वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो रेफरेंस वर्ड्स नाउन और वर्ब्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर्स होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में कुछ वर्ड्स और आ गए। वो वर्ड्स ऐसे हो गए कि जो ना रेफरेंस वर्ड्स होते हैं ना उनके मॉडिफाइंग होते हैं, बल्कि वो सेंटेंस में कुछ और ही रोल प्ले करते हैं। ये होते हैं आपके कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कनेक्टर्स होते हैं, ये डिस्क्राइब वगैरह नहीं करते, मॉडिफाई भी नहीं करते, कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, कनेक्टर्स हो गए। इंटरजेक्शंस हो गए। इंटरजेक्शंस हो गए, ये एक्चुअली मतलब रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। ये रेफरेंस वर्ड हमारी फीलिंग्स का होता है, हमारे इमोशंस का होते हैं, जो हमारे सडन फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, जैसे सडन इमोशन ऑफ सॉरो हो गया, सरप्राइज हो गया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और प्रेपोजिशंस हो गए। ठीक है, तो ये जो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशंस हैं वो इन दोनों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये रेफरेंस और मॉडिफाइंग वर्ड्स हो गए। तो वर्ड्स को हम ब्रॉडली इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब देखिए जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, उसका टाइप समझ लेते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। बेसिकली हम सेंटेंसेस को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम सेंटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, नहीं बच्चे, ओनली वर्ब को नहीं डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब जो है वर्ब्स को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स को भी करता है। एडजेक्टिव्स का भी डिस्क्रिप्शन एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब खुद को भी सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी होता है। उसके बाद में अब आते हैं हम, ये जो हमने अभी डिस्कस कर लिया वर्ड्स की ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। लेवल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वो डिस्कस कर लिया, उसको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, कि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, सेंटेंसेस को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो हमने यहाँ पे सेंटेंसेस के 5 टाइप्स लिखे हैं ना, ये टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर हम किसी सेंटेंस को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ, बहुत सी बुक्स हैं उनमें ऑप्टेटिव नहीं पढ़ाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, काफी बुक्स ऐसी होंगी पब्लिकेशंस की जिसमें वो ऑप्टेटिव पढ़ाते नहीं है। ठीक है, वो मुझे लगता है ऑप्टेटिव को या तो इंपेरेटिव में या एक्सक्लेमेटरी में एडजस्ट कर लेते हैं। बेसिकली वो इंपेरेटिव में शायद एडजस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑप्टेटिव बिल्कुल डिस्टिंक्ट फीचर होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, और हमें उसको एज अ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं क्वेश्चंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं विशेस, ब्लेसिंग्स, ग्रीटिंग्स। मतलब एक ही ब्रॉड कैटेगरी विशेष में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए, स्टेटमेंट का मतलब तो समझ ही गए होंगे, कुछ कहना। असर्ट का मतलब भी कुछ कहना होता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ कहा, किसी को कुछ बताया, तो वो एक असर्टिव सेंटेंस होगा। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई लाइक स्वीट्स, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, मैं किसी को बता रहा हूं। तो आई लाइक स्वीट्स ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिख दूं आई डोंट लाइक स्वीट्स, आई डोंट लाइक स्वीट्स, तो ये भी असर्टिव है। ठीक है, तो ये दोनों ही असर्टिव है, ध्यान देना। आई लाइक स्वीट्स ये भी असर्टिव है, आई डोंट लाइक स्वीट्स ये भी असर्टिव है। ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, और ये नेगेटिव अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेज स्टेटमेंट्स होते हैं। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है जिसके थ्रू हम बता रहे होते हैं किसी को कुछ, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। ये दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डू यू, डू यू स्पीक इंग्लिश। एक तो ये होते हैं क्वेश्चंस जिनको यस या नो में रिप्लाई किया जा सकता है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो इस क्वेश्चन को यस या नो में रिप्लाई किया जा सकता है, यस आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से हम इसको रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई डिटेल मांगते हैं किसी पर्सन से।
ठीक है। तो वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज कर लेते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे मान लो हम किसी पूछें व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, क्यों इंग्लिश बोलते क्यों हो तुम, ठीक है। तो अब आदमी ऐसे नो में इसको रिप्लाई नहीं कर पाएगा, अब इसको ना उसको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि रीजन के लिए हमने यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वाई लिख दिया। तो क्वेश्चंस भी दो तरीके के होते हैं, एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछते हैं, इन क्वेश्चंस को यस या नो में रिप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब हम कोई डिटेल मांगते हैं किसी से, जब हम कोई डिटेल जानना चाहते हैं किसी से, तो हम वहां पे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको यस या नो में रिप्लाई नहीं किया जा सकता। तो वी हैव टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन such questions as can be replied in yes or no, and the other type of questions are which are asked using some question word, and these questions can't be replied in yes or no, दे आर आंसर्ड विद डिटेल, उनको डिटेल के साथ आंसर किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस दो तरीके के, एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के साथ लिखे गए क्वेश्चंस और एक हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखे गए क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट। मान लीजिए अगर हम अपने लिसनर को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करें या उससे रिक्वेस्ट करें तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो जैसे ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक बात आपको जो हमेशा ध्यान रखनी वो ये है कि इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, ठीक है। ये बात आप पहले से भी जानते हो, कि बाकी ध्यान रखना कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। तो हम ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट हमेशा उसी से कर सकते हैं जो हमारा लिसनर है, और लिसनर इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। तो किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो लिखा या बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने किसी से कहा डू द वर्क, काम करो, ठीक है। तो इसमें जो डू है ना ये वर्ब है, द वर्क इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, तो इसका सब्जेक्ट यू के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो यू ही इसका सब्जेक्ट होगा, इसीलिए वो अंडरस्टूड रहता है, वो लिखा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। जब हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, उनका सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी सडन स्ट्रांग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने आके कोई बड़ी अच्छी खबर सुनाई, तो हम खुशी से उछल पड़े, वाओ व्हाट अ ग्रेट न्यूज, ठीक है। तो ये जो हमारा सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है, इसको हम जिस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। या जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा देखा कि जो एकदम से बड़ा ही मतलब रेयर टाइप है सिचुएशन, मान लीजिए हमने कोई भयानक एक्सीडेंट देख लिया, ओ माय गॉड, ठीक है, ऐसे कुछ। तो जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है जिन सेंटेंसेस में हम करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि हमने लिखा हुर्रे, एक मिनट, यहाँ पे आप चाहो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा भी सकते हो, बट मैं नहीं यूज करता कभी, तो मैं आपसे कहूंगा आप भी कॉमा यूज क्या करें। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। मान लीजिए हमारी टीम जीत गई, ठीक है, तो खुशी हुई बहुत ज्यादा, तो हमने लिख दिया हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, इसके लास्ट में ये जो हमने यूज किया ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है। अच्छा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन शो करने के लिए हम कोई ना कोई वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हुर्रे यूज किया, अब हुर्रे जो होता है ये जॉय को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी सडन फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, एब्रप्ट वर्ड्स होते हैं ये, जैसे हुर्रे, वाओ, ब्रेवो, ऐसे। तो इन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। तो ये ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें इंटरजेक्शंस का यूज होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो सडन फीलिंग है, वो सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, वो फीलिंग ऑफ जॉय भी हो सकती है, फीलिंग ऑफ सॉरो भी हो सकती है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये एक्चुअली होते हैं विशेस, कि किसी को हम कुछ विश कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। जैसे मान लीजिए हमने किसी से कहा गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दिया, हमने किसी को ब्लेस किया, गॉड ब्लेस यू, कि ईश्वर तुम्हें मतलब सुरक्षित रखे, जो भी। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जब हम किसी को कुछ विश करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं, ठीक है। हाँ, बी विक्टोरियस, मे लिव लॉन्ग, जैसे हमने किसी का मे यू लिव लॉन्ग,
ठीक है, या ग्रीटिंग्स होती हैं, हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ दिस डे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम सेंटेंसेस को इतने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको बताई जा रही है ना, इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि अपने नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के प्रिपेयर करें, और उन नोट्स में ये सारी बातें भी लिखें। उन नोट्स में ये जो बातें मैं बोलता हूं उनको आप अपना लास्ट में लिखें, ठीक है। हाँ, लॉन्ग लिव द क्वीन, बिल्कुल सही बच्चे, ये जैसे हमने कहा लॉन्ग लिव द क्वीन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब प्रे कर रहे हैं क्वीन के लिए। ये हमारी विश है, मतलब हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, कि हमारी जो रानी है वो दीर्घायु हो। तो लॉन्ग लिव द क्वीन इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस बिकॉज वी आर विशिंग लॉन्ग लाइफ टू आवर क्वीन, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस होता है इसके पार्ट्स को समझते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, हम्म, यहां से लिखता हूं, मान लीजिए, या चलो यहीं लिख देता हूं, दे दे रिटर्न, ठीक है, ये लिख दिया। गो, ये लिख दिया, ठीक है। और एक तीसरा सेंटेंस लिख दिया, द ओल्ड मैन told us a story about a king who was very famous। मैं फेमस की जगह में थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड एक चेंज करके पॉपुलर लिखना चाहता हूँ, who was very popular among his friends for his wisdom and bravery। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखना, ये बात ध्यान से सुनना। अब जैसे हमने यहाँ पे तीन सेंटेंसेस लिखे, एक सेंटेंस लिखा दे रिटर्न, एक सेंटेंस लिखा गो, एक सेंटेंस लिखा द ओल्ड मैन टोल्ड अस ए स्टोरी अबाउट अ किंग हु वाज वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स फॉर हिज विजडम एंड ब्रेवरी। हाँ, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ना, अभी नहीं बेटा, बाद में ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, अभी तो बस समझो जो समझा रहा हूँ, ठीक है। कहानी चलने दो, ठीक है। सब कुछ जो तुम्हें जरूरत है या जो तुम्हें आना चाहिए, जो तुम्हें सीखना चाहिए, वो सब सिखाया जाएगा, ठीक है। बट कब बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये तीनों हमने सेंटेंसेस लिखे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जो कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अगर आप पहले से जानते हो क्या होता है, नहीं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट। जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए वो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और एक होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, मतलब आप समझ लें कि वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है।
तो सेंटेंस में एक तो हो गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप कुछ बता रहे हो वो सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है वही सब्जेक्ट है। ठीक है। कई बार बच्चे रॉन्गली, मुझे नहीं लगता तुम में से कोई ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। कई बार बच्चे होते हैं ये मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करे। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, नहीं नहीं भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है वही सब्जेक्ट है। ठीक है। अब जैसे कि यहां पर दे के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो दे सब्जेक्ट हो गया। यहां पर द ओल्ड मैन के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, गो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब से लिखा है, तो इसमें ध्यान देना है कि इसका सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है। यू है इसका सब्जेक्ट, जो अंडरस्टूड है वो लिखा नहीं गया। ठीक है। तो सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है, गो सेंटेंस इतना छोटा भी हो सकता है, दे रिटर्न सेंटेंस इतना बड़ा भी हो सकता है। बट सब में पार्ट दो होते ही होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है। अब जैसे दे सब्जेक्ट हो गया, तो दे के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वापस आ गया, तो ये उसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। यहां पर द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, कि हम ओल्ड मैन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ओल्ड मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम ओल्ड मैन के बारे में क्या बता रहे हैं, ओल्ड मैन के बारे में हम ये बता रहे हैं कि ओल्ड मैन ने हमें एक कहानी सुनाई एक राजा के बारे में, जो कि बहुत फेमस था अपने दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए। तो ये जो हमने पूरी कहानी बताई ना, कि ओल्ड मैन ने हमें कहानी बताई राजा के बारे में वगैरह वगैरह, ये सब प्रेडिकेट है। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, बाकी ये सब प्रेडिकेट है। ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे ये पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। अच्छा, वो जो उसके बारे में बात बताई जा रही है वही उसका प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरा लिखता हूं, देखो। द मैन एंड his friends helped me। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा द मैन हेल्प्ड मी, नहीं नहीं एक मिनट, हेल्प्ड मी एंड इन्फॉर्म्ड माय फ्रेंड्स। ठीक है। बिल्कुल बच्चे, ये कोई जरूरी नहीं कि डूअर है सब्जेक्ट होगा। देखो, अब जैसे हमने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंस से कुछ समझना। जैसे हमने लिखा द मैन एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना मैन केवल सब्जेक्ट नहीं है, मैन को हमने एंड से जोड़ दिया ना, तो इसका मतलब कुछ और भी है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैन और हिज फ्रेंड ये दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट मैन है और एक हिज फ्रेंड्स है। ठीक है। लेकिन इनका प्रेडिकेट कॉमन है। हेल्प्ड मी जो है ना, ये प्रेडिकेट है, ये कॉमन प्रेडिकेट है। तो हम इनको दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इन दोनों ही का प्रेडिकेट एक ही है, हेल्प्ड मी। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, हमने इनको एंड से जोड़ दिया, अब हम इन्हें कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक सब्जेक्ट के साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया। जैसे द मैन एक सब्जेक्ट है और उसके साथ एंड से हमने हिज फ्रेंड्स को जोड़ दिया, तो हिज फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन सब्जेक्ट है तो हिज फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो द मैन एंड हिज फ्रेंड्स जो है ना, एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, और इस कंपाउंड सब्जेक्ट का अपना प्रेडिकेट हो गया हेल्प्ड मी। तो हेल्प्ड मी जो है वो कॉमन प्रेडिकेट है इन दोनों के लिए, तो इन दोनों को हमने एंड से जोड़ के कंपाउंड सब्जेक्ट बना लिया, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, यहां देखो, यहां हमने लिखा द मैन इज फ्रेंड्स, तो द मैन एक हो गया पर्सन, हिज फ्रेंड्स और हो गए पर्सन, दोनों का एंड से जोड़ दिया तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, फिर ये वर्ब जो हमने लिखी ना, हेल्प्ड मी एंड माय फ्रेंड्स, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड नहीं, प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में देखो हमने वर्ब लिखी हेल्प्ड, तो वर्ब तो एक ही है, लेकिन वर्ब के साथ देखो ऑब्जेक्ट हमने दो लिखे, एक ऑब्जेक्ट हो गया मी, एक ऑब्जेक्ट हो गया माय फ्रेंड्स, और दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया, तो मी एंड माय फ्रेंड्स जो है ना कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे हमने यहां पर एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ दिए, द मैन और हिज फ्रेंड्स को, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। यहां पर हमने एंड से दो ऑब्जेक्ट जोड़ दिए, मी एंड माय फ्रेंड्स, तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये टर्म्स अपने क्लियर करते रहना।
उसके बाद देखो ये हमने लिखा था मैन एंड हिज फ्रेंड्स, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। अच्छा उसके बाद देखो हेल्प्ड मी, मैन और उसके दोस्त ने मेरी मदद की, तो ये एक प्रेडिकेट हो गया। एंड इन्फॉर्म्ड माई फ्रेंड्स, और मेरे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म भी किया, तो एक प्रेडिकेट ये था। अब फिर एंड से हमने उसी के साथ एक और प्रेडिकेट जोड़ दिया, तो ये जो दोनों प्रेडिकेट है ना, ये हमने एक साथ जोड़ दिया, तो ये हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये इसका कंपाउंड प्रेडिकेट तो ये बातें आप ध्यान देना कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट के साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक ऑब्जेक्ट के साथ में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक प्रेडिकेट और दूसरे प्रेडिकेट को किसी कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, ठीक है, वो कोई थिंग या कोई पर्सन होता है। और प्रेडिकेट वो बात होती है जो उसके बारे में बताई जा रही होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया। उसके बाद में कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट जो है ना, ये भी अपनी टर्म क्लियर कर ले। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग यही सब बेसिक्स हैं जो लैंग्वेज के ग्रामर के बेसिक्स हैं, पहले हम लोग यही कवर करेंगे और फिर उसके बाद में अपने कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। आप लोग अपना प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, डिटेल नोट्स बनाएं। ठीक है, और डाउट्स वगैरह कुछ रहेंगे तो अपने बीच में पूछते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए बाय, गुड नाइट।